हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल मैनेजमेंट होता क्या है। इससे पहले मेरी वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर मैंने इंटरनेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। सो इंटरनेशनल मैनेजमेंट क्या है कि जो हम मैनेजमेंट की एक्टिविटी है वो डोमेस्टिक लेवल पे ना करके एक इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। इंटरनेशनल यानी जब हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हमारा तब होता है तब हम एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो तब हम एक से ज़्यादा कंट्री में अपना बिज़नेस रन करेंगे, वहाँ पे हमें जो है डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं क्योंकि वहाँ के जो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लोकल कस्टम्स, लॉ, रूल, रेगुलेशन, कैसे वहाँ का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, करेंसीज वहाँ पे कौन सी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंक्लूड होती है। डिफरेंट चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, तो इसके लिए हमें इंटरनेशनल जो लेवल पे मैनेजमेंट करने के लिए जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट हम करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी जिस भी कंपनी के पास एडवांटेज होता है रॉ मटेरियल का, ह्यूमन रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्स का, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो बनता है तो वो उनके लो कॉस्ट में वो प्रोड्यूस करते हैं एंड हाई क्वालिटी का होता है। सो इसकी वजह से वो दूसरी जो भी नियर बाई कंट्रीज़ है उसमें भी वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। वो सेम अमाउंट पे जो दूसरी कंट्री के कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है एनहांस होता है एंड परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज़ सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। सो इसके अंदर ये क्या कह रही है कि जो कंजम्पशन लेवल है एंड इकोनॉमिक वेलफेयर है कंट्रीज़ का वो इंक्रीज़ होता है ट्रेडिंग कंट्री का। लाइक अगर हम चाइना की बात करें तो तब चाइना इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस नहीं करता था, तो उनके लिए जो उनके कंज्यूमर्स उनके लिए बहुत कम वेराइटी में प्रोडक्ट्स होते थे। बट जैसे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया तो उनके लिए जो कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट की वेराइटी इंक्रीज़ हुई। लाइक अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आने लगे जापान से, ब्राज़ील से कॉफ़ी आने लगी। सो जो चाइनीज़ के लोग थे उनका जो कंजम्पशन लेवल है एंड सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर है वो इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइडर मार्केट। सो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो साइज़ ऑफ मार्केट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। कंपनी को डिपेंड नहीं रहना पड़ता सिर्फ एक कंट्री की डिमांड पे, बल्कि अगर हम जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो जिस कंट्री में हम उसको बेच रहे हैं वहाँ पे जो उस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, ये बहुत कम डिमांड है, तो हम उस कंट्री में भी अपने बिज़नेस को शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। अब देखो बिजनेस साइकिल के 4 फेसेस होते हैं: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। सो इंटरेस्ट जो हम बात करें, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एमएनसीज बिजनेस करती हैं, अगर किसी भी कंट्री में रिसेशन चल रहा है तो वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकती है जहाँ पे बूम चल रहा है, तो वो इस चीज़ का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है रिड्यूस्ड रिस्क, यानी बोथ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क कम हो जाते हैं अगर कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही है। होगा कैसे कि अगर क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री में स्प्रेड हो रखी है। अगर हम एग्जांपल लें, लाइक एक कंपनी है वो यूएसए, चाइना और इंडिया में काम कर रही है। इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो इससे क्या होगा, इसका अफेक्ट उन पर पार्शली अफेक्ट पड़ेगा, बट जो डोमेस्टिक कंपनी होगी इंडिया पे उन पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि उनका एक तरह से जो रिस्क है वो रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स, यानी जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है वो वाइडर एंड लार्ज मार्केट की वजह से जो उसका वो क्या करती है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, इसलिए वो बेनिफिट ले सकती है लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स का। लाइक इससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी और जो क्वालिटी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेंगे एंड एक्सपर्ट भी उनके पास होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट।
के अंदर क्या है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो प्रोवाइड करते हैं कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसी कंट्रीज़ की मार्केट को जहाँ पे अभी तक किसी ने बिज़नेस नहीं किया है, एंड वो उस अनटैप्ड मार्केट से प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ कर सकती हैं। लाइक अगर हम बात करें बाटा, जो हमारी इंडिया की कंपनी है बाटा शूज़ कंपनी, वो इंडिया में जो उनके शूज़ है वो कितने के मिलते हैं, 1200 के मिलते हैं। वही जो यूके में वो सेल कर सकती है ₹8000 के, राइट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट है, प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एंड चैलेंजेस टू डोमेस्टिक बिजनेस। यानी इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसे अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस दोनों फेस करने पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपर्ट मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ईजिली कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम माने कि जॉइंट वेंचर कर लिया है जापान की कंपनी ने और इंडिया की कंपनी ने, सो उन दोनों की जो है फिर क्या हो जाएगी, दोनों कंपनीज़ की अगर वो जॉइंट वेंचर कर रही है तो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो गई और एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा जिससे इंडिया को बेटर प्रोडक्ट मिल गया। एंड चैलेंजेस कैसे फेस करने पड़ते हैं, लाइक अगर एमएनसीज है तो जो डोमेस्टिक कंपनी है उनके लिए एक चैलेंजेस भी बहुत सारे लाती है वो, कि जो डोमेस्टिक कंपनी है वो ज़्यादा एफर्ट्स करती है फिर इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, वो अपने मार्केट एरिया को बचाने के लिए। लाइक अगर हम बात करें तब एलजी एंड सैमसंग आई इंडिया में, तो जो हमारी इंडिया की कंपनी थी गोदरेज एंड वीडियोकॉन, तो उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े एंड आफ्टर सम टाइम उन्होंने री इन्वेस्टमेंट करके उनको कंपटीशन वो देने लगी। देन है हमारा 9th पॉइंट, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ये क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से जो है हम लेबर की डिवीज़न हो जाती है कि हम कंट्रीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें स्किल लेबर मिल सकता है, यहाँ पे हमें कम कॉस्ट पे लेबर मिल सकता है। इससे क्या होता है कि हमें बेनिफिट मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन भी आती है कंट्रीज़ की। लाइक अगर हम एग्जांपल ले ब्राज़ील की कॉफ़ी, जो ब्राज़ील में है वो कॉफ़ी के लिए स्पेशलाइज्ड है, जापान ऑटोमोबाइल में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारा 10th पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। अगर स्पेशलाइजेशन होगी, डिवीज़न ऑफ लेबर होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, तो इन सारे फैक्टर की वजह से जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वर्ल्ड की भी और नेशन की भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्टिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। सो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि तब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं तो उसकी वजह से जो भी हमारा फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, फ्रॉम कंट्रीज जिनके पास सप्लाई कम होती है, जिनके पास शॉर्टेज होती है एंड जिनके पास एक्सेस में होता है, यानी जिनके पास सप्लाई ज़्यादा होती है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, जो भी हमारे वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं, और इसका बेनिफिट दोनों ही कंट्रीज़ को मिलेगा, जिसके पास शॉर्टेज है उनको भी और जिनके पास सप्लाई ज़्यादा है उनको भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इंटरनेशनल बिजनेस बेनिफिट करता है हमारी इकोनॉमिकली एंड कमर्शियल ही नहीं बल्कि कल्चरली भी, कि जो हमारी कंट्रीज़ के डिफरेंट जो है कल्चर हैं वो भी आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। लाइक इंडिया में वेस्टर्न कल्चर आने लगा, कब आने लगा, तब इंटरनेशनल बिजनेस के बाद ही जो है इंडिया में आया। एंड जो हमारा ये कल्चर में डिफरेंट जो इफेक्ट आता, जो हमारा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा अच्छे के लिए ही हो, गुड ही हो, बट इसका जो है हमारी कंट्री पे बैड इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, नीटिंग द वर्ल्ड इनटू अ क्लोजली इंटरेक्टिव ट्रेडिशनल विलेज, यानी इंटरनेशनल बिजनेस ने अल्टीमेटली जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स है, सोसाइटीज़ है, कंट्रीज़ हैं, इनटू अ क्लोजली ट्रेडिशनल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अगर एक कंट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो दूसरी कंट्री उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, यानी हर कंट्री दूसरी कंट्री के लिए खड़ी है एक तरह से। तो एक तरह से आप बोलो या तो यूनिटी आ गई है और वो क्या है, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। सो अगर हम बात करें स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट की, जो हम इंटरनेशनल बिजनेस टर्म यूज़ करते हैं, ये जो हमारी आई थी इंटरनेशनल मार्केटिंग से, एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग जो टर्म है ये हमारी आई थी इंटरनेशनल ट्रेड से। यानी पहले क्या होता था कि हम सिंपल ट्रेड करते थे किसी और कंट्री के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था,
ठीक है। उसके बाद जो है हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टार्ट की, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना स्टार्ट किया। इंटरनेशनल मार्केट में जो मार्केटिंग की टेक्निक्स थी उनको हमने अप्लाई किया। सिंपल जो ट्रेड है वो हम नहीं करते थे, फिर हमने उसको एक तरह से एक्सपेंड किया। हम मार्केट के कंसेप्ट को उसमें अप्लाई करने लगे और इंटरनेशनल मार्केटिंग से फर्दर फिर हम उसको लेके गए इंटरनेशनल बिजनेस पे, यानी हमने उसको मैनेज करना स्टार्ट किया। हमारे इंटरनेशनल टेक्निक से जो भी हमारी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी हैं वो हमने इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करने स्टार्ट की। सो ये तीनों ही पार्ट है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का। कौन कौन सी 3 टर्म हमने यहाँ पे यूज़ की है, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये तीनों टर्म ही हमारा पार्ट है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का। एंड अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप बहुत वाइड है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का। इसके अंदर हमारा इंक्लूड होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़, लाइक अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी हम फाइनेंस प्रोक्यूर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IBRD से, और IFC से, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से, IDA से, तो ये सारे हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं कि जो इसका स्कोप है वो बहुत वाइड है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।